मैम लेट्स स्टार्ट। 8 बजे Yeah. है। So, good evening, everyone. If I'm audible to everyone, मेरी वॉइस आई थिंक सबको आ रही होगी. So, दिस इज योर फर्स्ट क्लास. पेडागोजी की आपकी पहली क्लास है, डेमो क्लास है. तो डोंट टेक इट एज अ डेमो. मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे कि आपकी एक रेगुलर क्लास है. तो बी अटेंटिव लाइक दैट ओनली. फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम मीता मिया है, मीता बिस्ट. और as far as my education qualification is there, I have done B.Ed, M.Ed, and right now I am doing PhD. So let me show you my. सबसे पहले आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए, तो वो बताते हैं. So this is me, and my qualifications are already mentioned over here. I have a 10 years of experience. 10 साल का मुझे experience है. और पेडागोजी में यहाँ पर लेने के लिए आपके लिए अवेलेबल हुई हूँ. So this is what our institute name is. एमर्स इंस्टीट्यूट. मुझे बहुत ही बढ़िया नेम है ये. एम आपका भी एक टारगेट है दैट आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है. उसी टारगेट को दिमाग में रख के आई एम हेयर. और आई होप कि आप सभी ने अपना कंटेंट देख लिया होगा. सबसे पहली चीज है, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आपके पास आपका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है. उसका एक प्रिंट आउट तो आपको निकाल के रखना ही चाहिए. तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि पेडागोजी का कंटेंट जो हम पढ़ेंगे, ठीक है. इफ इज इट विजिबल. और अगर आपने प्रिंट आउट अभी तक नहीं निकाला है तो फर्स्टली आपका पहला काम है प्रिंट आउट निकाल के इसको रखिए आप. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो सिलेबस है बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है. जैसे इसमें आपका सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल एक्सेट्रा, ठीक है. देन सेकेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग. इसके प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग की, थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म. ये ज़्यादातर हमने पढ़े होंगे बीएड में. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट. नेक्स्ट है आपका टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स. इसमें एक्टिव लर्नर, क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें हैं. तो आपका सिलेबस जो है दैट इज कंसाइज, बहुत ज्यादा डेप्थ वाला नहीं है, ठीक है. तो लिमिटेड आपके 9 इसमें सिलेबस पॉइंट्स हैं. एंड हियर हम लोग आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको चीजें जो है इजीली समझ में आ जाए. सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमारा इजी टू टफ जाएगा. एक्सक्यूज मी. तो हम लोग पहले टफ कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे आपको. हम आपको सबसे इजी वाला कंटेंट पढ़ाएंगे ताकि वो आपका कवर हो जाए. और 100% है वो आना ही आना है. उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे. इजी, देन मॉडरेट, देन टफ. क्योंकि टफ चीज जो होती है वो अगर शुरू में पढ़ ली जाती है तो वो एंड तक आपको परेशान करती है, ठीक है. अगर आप इजी कवर कर लेंगे, उसके बाद आप मॉडरेट कवर करेंगे, तो आपको डिफिकल्ट भी उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. तो दिस इज अवर सिलेबस. और आई होप अगर आप लोग इसके थ्रू गए हैं तो इसमें एक आपका कंटेंट है एनईपी 2020 इम्प्लीकेशंस फॉर स्कूल. बहुत ही हिट टॉपिक है. 101%. इस एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में आता है और इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं. और बहुत इजी है. इतना इजी है कि अगर मैं आज आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. एंड जो भी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी वो डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल नहीं होगा. इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. क्योंकि मेरा मानना ये है पर्सनली कि जो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट होता है वो कोई पढ़ना नहीं चाहता है. इट्स क्वाइट बोरिंग. और कोई नहीं पढ़ेगा उसको. हमें शॉर्ट एंड क्रिप्स वाला कंसेप्ट है कि हम जो पढ़ें वो टू द पॉइंट हो और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है. तो मेरे नोट्स आपके लिए जितने होंगे
वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होंगे, आपको कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एज इट इज उसे प्रिंट आउट निकालना चाहे निकाल सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं, उसमें आपको सब चीज टू द पॉइंट मिलेगी, प्लस उसके साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। नेक्स्ट उसके साथ हमारे जो भी और जैसे केवी में एग्जाम्स होते हैं, सीटेट में होते हैं, नेट में होते हैं, सेट में होते हैं, वहां से भी मैं वो सेम कंटेंट जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस भी हम यहाँ कराएंगे। तो डोंट वरी, आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी, आपका सिलेबस बहुत अच्छा स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो मेरा आज का टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी। एनईपी 2020 इम्प्लीकेशंस फॉर स्कूल है, इसमें वास्ट है ना, बहुत सारा कंटेंट है, बट हमारे सिलेबस में ये सिर्फ इम्प्लीकेशंस फॉर स्कूल्स है, हायर एजुकेशन के लिए भी है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। जितना आपका सिलेबस कवर होता है उतना ही हम इसमें कवर करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, पहली बार हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पेपर सिंपल आएगा। अब अगली बार जब वो होगा तो वो एक लेवल हाई आएगा, ऑब्वियसली डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, फिर वो हर साल बढ़ता रहेगा। तो कोशिश आपको ये करनी है इसी साल निकालना है एनी हाउ। और हमारे पास 2-2.5 महीने का टाइम है, बहुत टाइम होता है इतना। यस, एंड इससे आपका क्या होगा, अगर आप इसको पूरी अच्छी से अगर आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी कर लेंगे, मैं आपको कराऊंगी, तो डेफिनेटली आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 45 प्लस आपके आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये चांस लेके चल रहे हो कि मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर करूंगी, तो आपके पास कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो इस बार आप इतनी मेहनत करिए, इतना डेडिकेटेड रहिए 2-2.5 महीने, कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। पेडागोजी को मैं आपको बहुत अच्छे से करूँगी। एंड मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु आर प्रेजेंट हियर, आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, बट प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इको होगी वॉइस, आपको भी क्लियर सुनाई नहीं देगा एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वो भी नहीं सुन पाएंगे। क्वेश्चन आंसर राउंड भी हो जाएगा, ठीक है, डाउट क्लियरिंग भी होगा, तब आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपको जो पूछना है। सो मैंने जैसे आपको बताया, एनईपी 2020 वेरी इंपॉर्टेंट हिट टॉपिक है, 101% आता है और बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। लेकिन हम अपनी सिली मिस्टेक से, अपने कंफ्यूजन से भूल जाते हैं और गलत आंसर को टिक कर जाते हैं। हमें लगता तो है कि हमें आता है, बट फाइनल में हम भूल जाते हैं। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। हमारा जो प्लान है, ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन है, वो हमारा जो है बेस है, फाउंडेशन है, और वो इसलिए स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो पाए। और हमारी इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब हमारा एजुकेशन सिस्टम हेल्दी होगा। इफ यू रिमेम्बर, 1968 में आपका फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद फिर 86 में आई है, और उसके बाद एक रिवाइज्ड आई थी 92 में, लेकिन उसके बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। तो ये जो अभी एनईपी 2020 आया है, ये अगले 20 साल तक रहेगा। 20 साल का मतलब आप समझ लीजिए हर क्वेश्चन पेपर में ये आएगा। तो इसको हम समझते हैं, इसमें हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, 5+3+3+4 सिस्टम। ये क्या सिस्टम है, इसको समझिए। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कि अब से जो भी पढ़ाई होगी वो इसी सिस्टम से होगी। पहले हमारी क्या होती थी, प्राइमरी, सेकेंडरी इस टाइप से चलती थी, हाई स्कूल, सेकेंडरी इस टाइप से चलती थी, वो खत्म हो चुका है। अब आएगा आपका 5+3+3+4। right now I'm just डूइंग माई कैमरा ऑफ, क्योंकि इससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। आप बस स्क्रीन में देखिए। ओके, जो आपका पुराना सिस्टम है दैट इज रिप्लेस्ड, ठीक है, 10+2 आपका स्ट्रक्चर रिप्लेस हो गया है। आई विल टेक अ फ्यू सेकेंड यू जस्ट वेट।
go from here beta, thank you, go. If you could see 10 plus 2, ये हमारा पुराना सिस्टम था, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस कैसे किया देखिए, फर्स्ट हमारा है 5 ईयर, जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि 5 वाला जो हमारा कंसेप्ट है, दिस वन, 5 ईयर वाला जो आपका है ये कौन सा होता है, ठीक है। तो 5 ईयर वाला आपका है 3 इयर्स प्री स्कूल प्लस ग्रेड 1 to 2, यानी कि जो 1 to 2 में है, यानी कि आप समझ लीजिए आंगनबाड़ी वाले जो बच्चे होते हैं, अगर आपके वहाँ स्टेट में आंगनबाड़ी वाला सिस्टम है, तो डेफिनेटली ये चीज वहाँ होगी। फाउंडेशनल है क्योंकि ये हमारी बुनियाद है, बच्चे हमारे बहुत स्ट्रांग, हमें फाउंडेशन से बनाना है। तो इसमें 3 ईयर का प्री स्कूल होता है। प्री स्कूल आप समझ लीजिए जैसे कि आपकी प्राइमरी, नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है, ये सारे ग्रेड हैं। उसके बाद आता है आपका 3 वाला, 3 इयर्स वाला कंसेप्ट क्या है, दिस वन, प्रिपरेटरी स्टेज, ये वाली, ठीक है। ये कौन से ग्रेड के आते हैं बच्चे इसमें, इसमें आते हैं 3 to 5 वाले, जो 3 से 5 में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो आपके प्रिपरेटरी स्टेज में आते हैं। क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो 3 ईयर वाला आपका ग्रेड है वो किस स्टेज में आता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वो फाउंडेशनल में आता है, प्रिपरेटरी में आता है, मिडिल स्टेज में आता है या सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो हमारा जो 3 इयर्स का प्रीपेरेटरी स्टेज है वो ग्रेड 3 to 5 में आता है। ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेड कौन से ग्रेड में आता है, तो यू शुड नो दिस 3 to 5। इसलिए मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको नोट्स दिए हैं ताकि आप टू द पॉइंट चीजें समझ सकें। नेक्स्ट है आपका 3 इयर्स, ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है आपका 3 इयर्स, ये वाला जो 3 इयर्स है ये मिडिल एज है। इस मिडिल एज की जो आपकी ग्रेड होती है, क्लास होती है, वो 6 to 8 होती है, दिस वन, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज, वो चली जाएगी आपकी 4 साल के लिए। पहले डिवाइडेड था 9 to 10, ठीक है, 10 plus 2 करके हम उसको रिकमेंड करते थे। अब वो चीज हटके क्या हो गई है, 4 ईयर की सेकेंडरी स्टेज हो गई है, दिस। और इसमें ग्रेड कौन सा आएगा, 9 to 12, यानी कि 9 से 12 के क्लास के जो बच्चे हैं वो इसमें आएंगे। तो आपके क्वेश्चंस 2-3 तरीके के इसके आते हैं। सबसे पहले से पूछते हैं कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है NEP 2020 का, वो कौन सा सिस्टम है। तो इसमें 5+3+3 4 ऑप्शन में होता है। कभी कभी वो ये लिख देते हैं 4+3+3 5, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ये ऐसे ही चलेगा, आप कैसे भी याद कर सकते हो इसको, अपनी गाड़ी का नंबर करके याद कर सकते हो, 5 3 34 करके याद कर सकते हो। 5 बड़ा होता है, इट कम्स फर्स्ट, देन 3 3 4, याद आपको ऐसे ही करना है। और क्योंकि जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो यू गेट लिटिल बिट कंफ्यूज ऑल्सो। और सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 5 इयर्स वाले में कौन सी स्टेज होती है, फाउंडेशनल स्टेज कौन सी ईयर में होती है, प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी ग्रेड के बच्चों के लिए होती है ना। प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सा ईयर आता है, 3 इयर्स का आता है। कितने इयर्स का होता है, 3 इयर्स का होता है। मिडिल एज कितने इयर्स का होता है, 3 इयर्स का होता है। सेकेंडरी स्टेज कितने का होता है, 4 इयर्स का होता है। आपका घूम फिर के इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट की, एज कवर्ड 3 to 18, ठीक है। उससे पहले बच्चों को स्कूल जाना इज नॉट अलाउड। आपको पता ही होगा, आप ग्रेडिंग सिस्टम, आपका जो एडमिशन सिस्टम भी है वो बहुत चेंज हो गया है। तो उसमें आप 3 साल से कम के बच्चे नहीं डाल सकते हैं। तो उसमें एज ग्रुप कितनी कवर होगी, 3 to 18 ईयर्स की। लास्ट है, एनकरेजेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। कहने का मतलब ये है, जितने भी छोटे बच्चे हैं इनका एडमिशन स्कूल में आना बहुत जरूरी है। उसके लिए लोगों को जागरूक करना है, एनकरेज करना है और यूनिवर्सलाइजेशन करना है, यानी कि हर बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। जब हर बच्चा एजुकेटेड होगा तभी हमारी इकोनॉमी में वो ग्रोथ कर सकेगा। तो कुछ वर्ड्स आपको ये जैसे मैंने ब्लैक हाईलाइटेड किए हैं, यही चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड क्या इंश्योर करता है वो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। I think this portion is clear to you. I am moving to the next one. मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब हमारा फाउंडेशन होता है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE।
क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECC। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, राइट। इसका फर्स्ट आपका पॉइंट है यूनिवर्सल ECC फॉर ऑल एज 3 to 6 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक फाउंडेशन एज है वो जरूरी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका यूनिवर्सलाइजेशन भी करना है। तो ये बोला गया है 2030 तक, यानी कि ये दिस वन, ये ईयर पूछा गया है, ये ईयर पूछा जाता है कि कितने ईयर्स तक। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हायर एजुकेशन का भी एक सिस्टम है और इसका भी है, तो लोगों को कंफ्यूजन भी होता है आंसर्स में, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। 2030 तक, ठीक है, 2030 तक, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर तक क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, ठीक है। एज क्या रहेगी, 3 to 6 ईयर, यानी कि जो बेसिक है आपका, राइट। सेकेंड इज डिलीवर्ड वियर। अब ये एजुकेशन सिस्टम दिया कैसे जाएगा, आंगनवाड़ी, ठीक है, जैसे आपकी आंगनवाड़ी होती है, प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं आपके, वहां से मिल सकता है, एंड फाउंडेशनल स्कूल्स जो बेसिक स्कूल्स चलाते हैं, तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, नर्सरी, LKG, UKG, ये सारे। और ये जो नर्सरी, LKG, UKG है, ये किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते हैं, ये हमेशा आंगनबाड़ी में ही होते हैं। जो भी कंसेप्ट लिखे गए हैं NEP में, वो गवर्नमेंट के स्कूल्स के अकॉर्डिंग लिखे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखे गए हैं। प्राइवेट स्कूल वालों को वो चीज फॉलो करनी होती है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन प्ले बेस्ड, दैट यू ऑलरेडी नो कि हमारा प्ले वे मेथड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। बच्चों को कोई एक्टिविटी कराओ, उनको बुकिश नॉलेज मत दो, किताब खोल के उनको मत पढ़ाओ। किताब खोल के आप पढ़ाओगे तो दे विल गेट बोर्ड, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ेगा पढ़ने में। तो आपको क्या करना है, उनको खेल खेल में सिखाना है, कोई ऐसी एक्टिविटी करानी है। तो आपने देखा होगा आजकल स्कूलों में बहुत सारी एक्टिविटीज जनरेट की जाती हैं, राइट। तो उस बेसिस पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, कुछ खोज बच्चों के अंदर ऐसी चीजें डेवलप करानी कि उनको क्रिएटिविटी हो, कि हमें नया खोज करना है। तो दैट व्हाट इज डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है किन चीजों पे एम्फेसिस किया गया है, दैट इज प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, दिस इज स्ट्रेंथेंड बाय प्रोग्राम। अब ये सब चीजें जो है कौन प्रोग्राम करेगा, ठीक है, लेकिन निपुण भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है, निपुण भारत। इफ यू नो दिस इज जितनी भी हमारी फाउंडेशनल लिटरेसी है, जितनी भी हमारी पढ़ाई होगी, बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी, वो ये लोग देखेंगे, निपुण भारत। बहुत बार निपुण भारत का फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसको 101% आप याद करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो निपुण भारत इज द बेसिक थिंग जो हमारे प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करती है, पावरफुल करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा, कि कैसे हम बच्चों को क्या बोलें, किस भाषा में बोलें कि बच्चे चीजें समझें। तो उसके लिए आपके अंटिल 5, यानी कि जब 5वीं कक्षा तक का बच्चा होता है, 5th क्लास का बच्चा होगा, और ज्यादातर आप लगा लीजिए 8th क्लास तक का भी चलेगा, प्रेफरेबली टिल 8th भी लिखा हुआ है। तो वहां तक का जो बच्चा है उसको अपनी मदर टंग में, होम लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। जैसे कि बच्चे से कहा जाएगा आप अपना होमवर्क करिए, आप इस तरीके से पढ़िए। फिर आपको कोई चैप्टर अगर से एक्सप्लेन करना है तो उसको मदर टंग में बताइए, उसकी अपनी भाषा में बताइए, ठीक है। तो ये है आपका अंटिल ग्रेड 5। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट ऑफ द 3 लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे कितनी लैंग्वेज फॉर्मूला पर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, 3 लैंग्वेज है, एक रीजनल लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 3 लैंग्वेजेस पे है। अब रीजनल की जगह होम लैंग्वेज आ सकता है ऑप्शन, मदर टंग आ सकता है, तो ये कोई भी आएगा, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट इज encourages multilingualism, multi language, lingual means language,
यानी कि मल्टी लैंग्वेज बच्चों को सिखानी है, और वही चीज आपकी ये है, एक रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इससे क्या होगा, बच्चे को कोई भी कंसेप्ट जो है जल्दी समझ में आएगा। हम जो भी बात मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आपको हिंदी में समझा रही हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं इंग्लिश का ही कंटेंट ये बोलती रहूंगी तो आपको डिफिकल्टी होगी समझने में। तो वो और भी छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराना उनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है किसी भी सब्जेक्ट को समझाने के लिए। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि उनकी जो लैंग्वेज हो वो क्या हो, मल्टी लैंग्वेज हो। ठीक है, लिंगुअलिज्म हो, थ्री लैंग्वेज पे बेस्ड हो। लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग। नाउ मैं नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ करिकुलम। आई थिंक मेरी आवाज सबको आ रही है, बिकॉज ये बहुत साइलेंट सा हो रहा है। सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? थोड़ी सी अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, तो देन इट विल बी क्वाइट इंटरेक्टिव। नेक्स्ट इज योर करिकुलम। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाउंडेशन का, उसका करिकुलम कैसा बना हुआ है। एंड पेडागोजी रिफॉर्म जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, पेडागोजी मीन्स बच्चों का आपका मेन कैसे रहेगा, करिकुलम कैसा रहेगा, करिकुलम का डिजाइन कैसा करेंगे आप। तो दैट इज रिड्यूस इन कंटेंट। आपने देखा ही होगा कि जो पढ़ाई का कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको कम कर दिया गया है। सेकेंड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा, अगर आप लोग कोई टीचिंग भी करते हैं, प्राइमरी में भी करते हैं, तो जो टॉपिक आपका साइंस में चल रहा है उसी से रिलेटेड आपका इंग्लिश में भी मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड आपका ईवीएस में भी मिल जाएगा। तो चैप्टर्स की स्टोरीज डिफरेंट होती है, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो बच्चे को लगता है कि यही मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, यही मैंने साइंस में भी पढ़ा था, यही मैंने ईवीएस में पढ़ा था। तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, अलग अलग डिसिप्लिन का होना चाहिए, राइट। तो करिकुलम रीडिजाइन हुआ है ऐसा कि इसमें रिड्यूस हुआ है कंटेंट, फ्लेक्सिबल, इंटीग्रेटेड, मल्टीडिसिप्लिनरी। ये टर्म्स पूछी जाती हैं, उसको आपको करेक्ट करना पड़ता है, समटाइम इसमें एक्स्ट्रा चीजें डाली जाती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि यही पॉइंट्स हैं। देन है लर्निंग विल बी, कैसी रहेगी, दिस वन, एक्सपेरिमेंटल, करके सीखो, दिस इज होलिस्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, इंक्वायरी एंड डिस्कशन बेस्ड, जिसमें बच्चे का ओवरऑल, हॉलिस्टिक मतलब होता है सर्वांगीण, मतलब ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना बच्चा ऑलराउंडर है, हर चीज में अच्छा है, तो दैट इज हॉलिस्टिक। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ये 3 पॉइंट ही वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ये अलग अलग दिए जाते हैं, एक ही होता है इनमें से, या तो हॉलिस्टिक ही होता है या फिर ये सारे होते हैं, तो हमें उसमें से सिलेक्ट करने होते हैं। तो उसमें हमारे सिर्फ यही 3 पॉइंट्स होंगे, लर्निंग विल बी ओनली डिपेंडिंग 3 पॉइंट्स, एक्सपेरिमेंटल, होलिस्टिक, इंक्वायरी एंड डिस्कशन बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द, दिस वन पॉइंट, नेक्स्ट वन, ये वाला पॉइंट आपका, एकेडमिक, आर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, एकेडमिक्स पढ़ाई का हो गया, आर्ट्स आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसका हो गया, एंड वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज में आपने एक्सपर्ट होना है। वोकेशनल मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी को हैंडीक्राफ्ट सिखा दिया, किसी को सिलाई सिखा दी, ये सारे वोकेशनल में आ जाते हैं। ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, क्लास 6 से करवाया गया है। तो ये रिजिड नहीं होना चाहिए, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 21st century skills लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इस तरह आज के टाइम में आपने देखा होगा एकेडमिक्स जो है आपके बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं कि आप मैथ्स कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, दैट डजंट मैटर, वो एक साइड है। लेकिन इसके अलावा आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपके अंदर क्वालिटीज क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आप डिफरेंट सोचते हो, बहुत स्पेशल कुछ अलग सा सोचते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी बहुत है आप में ज्यादा, किसी भी सिंपल चीज को आप बहुत ही क्रिएटिवली डिजाइन कर लेते हो, आपका एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आप दूसरे को कन्विंस कर लेते हो अपनी बातों में, ये भी बहुत बड़ी स्किल होती है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते हो। तो दिस इज व्हाट जो आपका करिकुलम और पेडागोजी है इस पे एम्फसाइज करता है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए। अब ये जो लास्ट वाला फॉर्म है NCPFECCE, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ऑलरेडी इतना लंबा है ये, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है, क्योंकि ये नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे है। और ये कौन बनाता है? ये एनसीईआरटी करती है। ये भी पूछा जाता है कि NCPFECC कौन करता है, हु डू दिस प्रोग्रामिंग, कौन करता है प्रोग्रामिंग? तो ये प्रोग्रामिंग की जाती है NCERT। कभी कभी ऑप्शन में NCTE भी दिया जाता है, NCERT दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी एजुकेशन और बच्चों के एजुकेशन की बात करेगा वो NCERT ही करेगा, और कोई नहीं करता है। तो ये इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, ठीक है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट रिफॉर्म। ये 1 घंटे की क्लास है तो आपको तो पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। असेसमेंट रिफॉर्म, शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, समेटिव असेसमेंट क्या होता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं बता देती हूँ। जो हमारे हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिसके पास करने के बाद बच्चा अगली क्लास में जाता है, वो समेटिव होते हैं। और जो आपके टेस्ट होते हैं हर महीने, वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि समेटिव से हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो कैसे शिफ्ट हुआ है, समेटिव टू फॉर्मेटिव हुआ है। कभी कभी ऑप्शन में यह आ सकता है कि फॉर्मेटिव टू समेटिव, ठीक है, तो वो गलत है। दिस इज समेटिव टू फॉर्मेटिव। एम्फेसिस ऑन डायग्नोस्टिक एंड कंटिन्यूअस फीडबैक। डायग्नोस करना मतलब बच्चे को आपको देखना है कि उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितना वो सही जा रहा है बच्चा, जो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो डायग्नोस करना है आपको उसको, और उसको हमेशा कंटिन्यूअस उसे फीडबैक देना है, ठीक है। फीडबैक से मोटिवेशन मिलता है और उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन और पावरफुल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक। जो 360, एक आपका पूरा सर्कल कवर हो जाता है, ठीक है। 180 डिग्री का एक आपका प्रोटेक्टर होता है, फिर उसको आप अपोजिट करोगे, एक सर्कल बन जाता है। तो क्या चाह रहे हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट चाह रहे हैं बच्चे का, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बहुत जगह, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इन्वॉल्विंग, इसमें आपकी देखिए इन्वॉल्व क्या क्या होगा, पीयर, दिस वन, पीयर मतलब दोस्तों का, ग्रुप का, ओके, एंड सेल्फ एंड टीचर असेसमेंट, खुद का उसका क्या असेसमेंट है और टीचर का उसके लिए क्या असेसमेंट है, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दी एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के अलावा ये 3 चीजें, तभी एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज बोर्ड एग्जाम्स। ये अभी हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो गया है कि बोर्ड एग्जाम जो एक साल में एक बार होते थे, ट्वाइस अ ईयर होंगे, ठीक है। मेड इजियर एंड कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम्स करवाने हैं, सो दैट बच्चों के लिए ज्यादा बर्डन ना हो। दिस इज असेसमेंट रिफॉर्म, कि कैसे बच्चों को हम असेस करेंगे, कैसे बच्चों की हम नॉलेज को चेक करेंगे। तो दीज आर द ओनली पॉइंट्स जो जिसके थ्रू हम बच्चों का असेसमेंट कर पाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पीयर, सेल्फ एंड टीचर असेसमेंट, और दूसरा है ट्वाइस अ ईयर, और सबसे टॉप में है समेटिव टू फॉर्मेटिव। अ, अभी मेरा बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है। इन रिगार्ड टू दिस कंटेंट, अगर किसी को कोई क्वेरी है, वन ऑफ यू, एनीबडी, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो इट्स बेटर लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन। मैं अपना वीडियो ऑन कर लेती हूँ, यस, क्योंकि मैं अकेले बोली जा रही हूँ। एंड अगर आपको क्वेश्चन आंसर राउंड करना है टिल हियर, तो मैं वो भी करती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और जितना आपने अभी तक पढ़ा है
वो आपको समझ में आया है नहीं आया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं। लेट्स डू this. This is first question. What is the new curriculum structured under NEP 2020? और ये एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन, वही मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। So any one of you can chat box में खोल लेते हैं। अगर आपको बोलने में हेजिटेशन होता है तो you can answer in chat also. बट आप इसको अटेम्प्ट करिए तब तो आपको समझ में आएगा कि आपको आया कितना है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। टाइप फर्स्ट। वेरी गुड। नाउ वेरी नाइस। गुड गुड गुड। दैट मीन्स समझ में आ गया है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वन। गुड वन। बी वेरी फास्ट। नेक्स्ट। द फाउंडेशनल स्टेज इन NEP 2020 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, देन यू हैव टू आंसर इट। बी वेरी फास्ट। गुड। वेरी स्मार्ट। यानी कि आपको आ रहा है समझ में। और ये क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेरी नाइस। गुड। मोस्ट ऑफ इट। बट अब हर जितने यहाँ पर हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट आंसरिंग आई थिंक। आप सब लोग अटेम्प्ट करिए तब थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ दिस वन, under NEP 2020 the preferred medium of instruction till grade 5th is? Yeah. आपको भी लग रहा होगा बहुत इजी है, बट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, इसीलिए मैंने आज आपके लिए इतना इजी टॉपिक पकड़ा है कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द न्यू 5-3-3-4 सिस्टम? नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है वाला कंसेप्ट नहीं है। नहीं है तो आपको एलिमिनेट करना है, हटाइए इसमें से। क्या चीज नहीं है? 5 में, 3-3-4 में नहीं है। हरी अप। एलिमिनेट। फाउंडेशनल है 5 वाले में, देन प्रिपरेटरी है, मिडिल है, फिर हायर सेकेंडरी नहीं है। वेरी गुड। वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट। What does NEP 2020 emphasize for curriculum and pedagogy? किस चीज पर फोकस करती है? Experimental and inquiry-based learning. वेरी नाइस। वेरी गुड मैम। ये इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंटल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट। This one. What type of report card has been proposed in NEP 2020? 360-degree holistic report card. Very nice. Very good, ma'am. यहाँ तक जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उसी के बेस में क्वेश्चंस हैं। अभी आप जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगी जो और एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आंसर्स यही होते हैं बट वो थोड़े से घुमा दिए जाते हैं तो लोग, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज कलेक्शंस के होते हैं कि आप दो के बीच में कंफ्यूज हमेशा हो जाओगे। तो जनरली लोग रॉन्ग आंसर भी ऑप्ट कर देते हैं। तो आई विल मेक श्योर, या डेफिनेटली मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। आपका जो टॉपिक होगा उसके एमसीक्यूज डेफिनेटली मैं उसी दिन लगाऊंगी। ठीक है, और जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि आपको जितना कंटेंट मैं पढ़ाऊं नेक्स्ट
आपको उसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और एमसीक्यूज तो आपके इतने लगेंगे, ऐसे लगेंगे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी होंगे, मैं चाहूंगी सबका क्लियर हो और वो बहुत अच्छा स्कोर करके लाएं। तो मैं अपना कंटेंट भी ऐसे प्रिपेयर करूंगी। इसलिए मैंने बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं रखी है कि आपको थ्योरी मैं एक स्लाइड में भर दूं और आप बस हाइलाइटर से मैं उसको पढ़ाऊं। नहीं, जो इम्पोर्टेंट है आप इसको पढ़िए, आपको समझ में भी आएगा मैंने क्या बोला है, एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो। स्लाइड्स मैंने उसी टाइप से बनाई। लेट मी चेक नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए, मैंने ये वैसे ओरल बोला था, अगर किसी को याद होगा तो। वोकेशनल एजुकेशन अंडर एनईपी 2020 स्टार्ट्स फ्रॉम विच ग्रेड? कौन से ग्रेड से हमें वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? और ये मैंने अभी पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोला था। वेरी गुड। आप लोग अपने नाम से क्यों नहीं एंटर होते, सो दैट आई कैन टेक योर नेम ऑल्सो ओवर हियर। आईफोन जो भी है ये सबसे पहले आंसर दे रही हैं, वेरी नाइस। अब ही है, शी है, इवन आई डोंट नो। और लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? मैंने बताया है ये आंसर और बोला है, तो जब मैं आपको कोई चीज समझाऊं और वो स्लाइड में नहीं है तो उसको भी सुनना है। ओनली वन हैज रिप्लाइड मी। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? जैसे आपने देखे होंगे ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, बहुत अच्छी बाइक्स रिकवर कर लेते हैं, मतलब उसकी सब कुछ है ना, अपना कमाई वो कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट ने कहा है कि यू शुड मतलब ऐसी क्लासेस दीजिए ताकि बच्चा जब 12th पास करे तो एटलीस्ट डेफिनेटली वो कुछ तो कर ले अपने लिए, अपना बिजनेस कर ले, कुछ तो खोले। बेरोजगारी हटानी है ना, इकोनॉमी बढ़ानी है। या द आंसर इज ग्रेड 6 ऑब्वियसली। 6 क्लास का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है और सीख भी लेता है, तो डन। डेफिनेटली मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। अब ये आपका नहीं हुआ है आई थिंक। व्हाट परसेंटेज ऑफ लर्नर्स आर टारगेटेड टू रिसीव वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025? दिस आई विल कवर। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको। 50% target ना? असेसमेंट रिफॉर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब आप चाहो तो अपना माइक ऑफ कर दीजिए, मैं अपनी शक्ल ऑफ करती हूँ क्योंकि मैं सब लिखा के पढ़ाओ ना। मैं देखे, अरे नहीं, मेरा ध्यान मेरी शक्ल में जा रहा है तो, और आप लोग भी ध्यान दोगे तो आप अभी ना स्लाइड्स में ध्यान दो। मैंने देखा है माइंड डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। मैं चाहती हूँ आपका पूरा फोकस जो है स्लाइड में रहे, मेरा भी फोकस स्लाइड में रहे। हमारा टारगेट है जो हमारी स्लाइड्स हैं दैट शुड बी फोकस्ड। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आपका वोकेशनल एजुकेशन, जिसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया था। तो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कौन सी ग्रेड से वो स्टार्ट किया जाता है, तो दैट इज ग्रेड 6। ओके ओके, दिस वन। ये मेरा दिमाग खराब कर रही है, मुखम देखो ना। प्लीज unmute yourself, नहीं। man. Includes internship, hands-on learning and exposure to real world skill। यानी कि इंटर्नशिप, आपको पता होगा जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो वो लास्ट के 6 महीने इंटर्नशिप करता है, किसी के अंदर प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही मार्केट में नहीं आ जाता है। ऐसे ही आप किसी भी प्रोफेशन के लिए आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप होती है किसी एक्सपर्ट के अंदर ट्रेनिंग करना, तो दैट इज नोन एज इंटर्नशिप, दिस वन। ओके। हैंड ऑन लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक है, यू शुड बी एक्सपर्ट ऑन दैट। आपके मतलब वो हाथ में वो कला, वो दैट एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इंक्लूड्स इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब क्या होता है, जैसे बाहर की दुनिया होती है उसका एक्सपोज करना, मतलब उसको एक्सप्लोर कराना रियल वर्ल्ड से, है ना। उसको ये दिखाना कि भाई जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक हमेशा ऐसी कंडीशन में नहीं रहती है, कभी कभी उसका टायर पंचर हो जाता है। तो आप कैसे टायर पंचर उसका ठीक करोगे? कभी कभी उसका जो रिफिल है वो खराब हो जाता है, ब्रेक खराब हो जाते हैं,
है ना। तो हाँ, अब ये इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती हैं, हमारे साथ ही हो जाती है। अब हमें तो आता ही नहीं कुछ करना, कुछ भी हो जाए हम पैनिक हो जाते हैं। तो एटलीस्ट वो लोग पैनिक ना हो, उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लें, उस चीज को आप कवर कर लो अगर आपकी ट्रेनिंग है तो। ठीक है। तो इंक्लूड 6th ग्रेड में क्या है, इंटर्नशिप होनी चाहिए, हैंड ऑन लर्निंग होनी चाहिए, और एक्सपोजर टू रियल वर्ल्ड, यानी कि अगर 6th क्लास का बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो उसे बाहर की दुनिया में भी उसको वो चीज एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट है, जो अभी आपका एक क्वेश्चन अभी आया था वो यहाँ से था, दैट इज टारगेट। क्या टारगेट क्या है? 50% ऑफ लर्नर शुड रिसीव वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये दिस वन बाय 2025। ये आ गया साल आपका 25, ये याद रखना। ठीक है, वोकेशन अब हुआ है नहीं हुआ है, दिस इज वो, क्योंकि 2020 में, मतलब 2020 में आपका ये प्लान बनाया गया था कि जो 2025 आएगा, ठीक है, वहां तक 50% बच्चे तो आपके वोकेशनल हो जाने चाहिए। हुए हैं नहीं हुए हैं वो अब 2025 खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद उसके जैसे मार्च हमारी क्लोजिंग होती है, उसमें वो देखेंगे कि वेदर द टारगेट इज फुलफिल्ड और नॉट। लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50% ऑफ लर्नर्स शुड रिसीव वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से काम आते हैं। जैसे कारपेंट्री होती है, कुछ बच्चे तो नहीं सीखते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं उनके लिए ज्यादा ये प्लान बनाए गए हैं। कोडिंग जो कंप्यूटर बेस्ड है, गार्डनिंग, पोर्ट्री, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं जो हम कर सकते हैं, बच्चे भी आमतौर पे कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वोकेशनल एजुकेशन इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वन इज टीचर एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टीचर ही पढ़ा रही है सारी कुछ, मैं भी आप ही को पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये भी आपके आता है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने ये ऊपर से है, बाय 2030, ये ईयर भी पूछा जाता है। बाय 2030 द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। ठीक है, अब आपने देखा होगा पहले तो बीएड जो था दो, पहले 1 साल का था, फिर उसके बाद 2014-15 से आपका 2 साल का कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि आप 12th पास करिए और 4 साल, अगर आपको टीचिंग के ही फील्ड में जा रहे हैं तो आप 4 साल पढ़िए, आपकी बीएड की डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज बाय 2030 द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर। The next one is emphasis on continuous professional development, CPD। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, वहां पर CPD और व्हाट डू यू मीन बाय CPD बोल दिया जाएगा तो यू विल गेट कंफ्यूज, और बहुत क्लोज रिलेट करके आपको दिए जाएंगे। तो कंटिन्यूस, सी से क्या होता है, कंटिन्यूस, लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि मैं अगर टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचर, उस मेरा डेवलपमेंट होता रहे, यानी कि मुझे हर कुछ महीनों में ट्रेनिंग्स दी जाए। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार ट्रेनिंग दी फिर उसके बाद लाइफ टाइम तक वो उसी से रहेंगे, नहीं। हर 6 महीने में, 3 महीने में, मंथली, ईयरली आपकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, इन सर्विस। जो आप मान लीजिए, अगर आप कुछ लोग जॉब करते होंगे तो आपके जो स्कूल वाले हैं आपको ट्रेनिंग पीरियड में भेजते हैं, तो दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, टीचर का हो या डेफिनेटली टीचर का ही होता है, वैसे प्रिंसिपल लोगों का भी होता है, बट यहाँ पर हम टीचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज टीचर्स टू बी ट्रेन्ड इन पेडागोजी। जैसे आप लोग, है ना, आप लोगों को पेडागोजी सिखाई जा रही है ताकि आप स्कूल में जाएं तो बच्चे की साइकोलॉजी समझ पाए। ठीक है, तो आप लोगों की इसीलिए आपकी स्क्रीनिंग में देखिए पेडागोजी सब्जेक्ट रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तो ये समझ ही जाएंगे। फिर है चाइल्ड की साइकोलॉजी, इसलिए आपके उसमें लर्निंग सारी थ्योरीज रखी गई हैं ताकि आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ पाए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, अगर आपके पास 35 बच्चे हैं, सबकी साइकोलॉजी एक जैसी आपके पास नहीं होगी, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो आपको समझना है, आप सारे बच्चे को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम होगा इसके थ्रू उनको पता लग जाएगा कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी को कितना समझते हैं, पेडागोजी को आप कितना समझते हैं, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। Then next one is multilingualism, that is
मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए, और मल्टीपल लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बताई है 3 है। अगर आप रिमेम्बर करते हैं तो यू कैन टाइप इट ऑल्सो। कौन कौन सी 3 बताई है मैंने मल्टी लैंग्वेज? 3 कौन कौन सी है? इफ यू कैन रिप्लाई। एम आई ऑडिबल? चैट सेक्शन। ओके, याद है किसी को? कोई ऑडियो अनम्यूट करके भी बता सकता है मुझे। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, राइट, करेक्ट, वेरी गुड। तो रीजनल लैंग्वेज ना हो तो मदर टोन भी बोल सकते हैं। यस, वेरी करेक्ट, वेरी नाइस, गुड। लास्ट है, देखिए आपका इसमें एनसीटीई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे शुरू से ही बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाकई ये सारे टर्म्स मैंने जितने रखे हैं इतने इंपॉर्टेंट है, ये टारगेट होते हैं एग्जामिनर्स के कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो दिस इज एनसीटीई, दिस वन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। मैंने पहले बताया था जितना भी बच्चों से रिलेटेड होगा वो सारा कौन करेगा? एनसीईआरटी। और जितना भी वर्क टीचर से रिलेटेड होगा वो कौन करेगा? एनसीटीई। अब इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है, और बेसिकली यही चीज पूछी जाएगी कौन करता है, ठीक है? मॉनिटर कौन करेगा टीचर ट्रेनिंग को? तो वो एनसीटी ही करती है। एनसीटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, दिस इज वन मोर important point. Next one, use of technology in education. भाई सीधी सी बात है, अभी मैं आपसे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बात कर पा रही हूँ, है ना? सब कुछ है, का लैपटॉप है ना? सारी टेक्नोलॉजी है, ऐप है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो एजुकेशन में आज की डेट में टेक्नोलॉजी का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वेंट होंगी, तो कोई भी अनफैमिलियर ना रहे, इसलिए टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में होना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है क्रिएशन ऑफ NETF, यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपको। हाँ बेटा, बेटा अभी आ रही हूँ, बस क्लास खत्म होती है, आई जस्ट कम, सॉरी। सो दिस इज क्रिएशन ऑफ NETF, यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इसका फुल फॉर्म डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपको, ठीक है? इस चीज का क्रिएशन किया जाए, मतलब इसको बनाया जाए, नेशनल एजुकेशनल टेली टेक्नोलॉजी फोरम। सेकेंड है आपका इंटीग्रेशन, मतलब इंक्लूड किया जाए डिजिटल लर्निंग, वन, वर्चुअल लैब, रियल लैब्स जो होती है, जैसे ना आपने देखा होगा कि बच्चों को साइंस लैब दिखाने जाते हैं तो वहां पर सब चीज रियल जैसी दिखा देते हैं वो, है ना? ऐसा लगता है हम रियली यूनिवर्स घूम रहे हैं, रियल में ही हम मून में चले गए हैं। तो वो वर्चुअल होती है, उसमें रियलिटी होती है। तो ऐसे लैब्स बनाए जाएं जो बच्चों को रियल लगे, वो एक्सपीरियंस वैसी करें। एंड यू ऑल नो दैट AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग टूल्स, जितने भी आर्टिफिशियल बेस्ड लर्निंग टूल्स हैं बच्चों को उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, यानी कि ये 3 है, डिजिटल, वर्चुअल, AI बेस्ड लर्निंग टूल्स। ये सारे टूल्स बच्चों को फैमिलियर कराया जाए, बच्चे इन चीजों से अनअवेयर ना रहे। आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल से अवेयर हैं, उनको सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है इसकी भी नॉलेज अब बच्चों को देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, जैसे मैं आपको दे रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, जो मेरा ये जितना भी आप देख रहे हैं ई कंटेंट है, यानी कि मैं अपनी जगह पे बैठी हूँ, आप अपनी जगह पे बैठे हैं, है ना? और मेरे ये PDF के थ्रू मैं आपको दे रही हूँ, ये आप तक पहुंच भी जाएगा, ठीक है? तो डेवलपमेंट कराना है ऑफ ई कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेज। फिलहाल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज रखी है, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो इसको हिंदी में भी कर सकती हूँ, है ना? और आपकी रीजनल लैंग्वेज, अगर इसमें टेक्नोलॉजी में अगर ये चीज है तो वी कैन इंट्रोड्यूस दैट आल्सो। बट 2 लैंग्वेजेस पे मेन है, हिंदी और इंग्लिश। मान लीजिए फ्रेंच लैंग्वेज आती है किसी को, हमें वहां भेजना है, या हमें कोई भी लैंग्वेज में, तमिल, साउथ में चले जाइए, कहीं भी जाइए, अगर उनकी लैंग्वेज में भेजना है तो वी हैव दैट टेक्नोलॉजी कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आजकल कन्वर्ट हो जाती है, वो एक बिग इशू नहीं है। लेकिन जो ई कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ,
ये आपका क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका डेवलपमेंट करवाना है। आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी आपकी रहेगी, अभी भी है, आने वाले टाइम में तो और एडवांस हो जाएगी। तो डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट, तो जब आपसे पूछा जाए ना यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द डिसरप्शन लाइक पेंडेमिक, डेफिनेटली आपको पता ही है जब हमारा पेंडेमिक टाइम आया था, ज्यादातर आपको याद ही होगा, कोरोना आया था जिस समय क्लासेस बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे। क्या हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं तो वो अभी भी चल रही हैं और आने वाले कई सालों तक चलेंगी, जैसे कि आपकी एजुकेशन अभी ऑनलाइन चल रही है। ठीक है, तो अगर ये टेक्नोलॉजी, अगर कोरोना नहीं आया होता तो ये टेक्नोलॉजी भी आई डोंट थिंक ही हो रही होती। वहां से वो चीज आई तो हमें एक टेक्नोलॉजी अलग से मिली और उससे बहुत लोगों का बेनिफिट हुआ है। ये एक डिसएडवांटेज नहीं है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, राइट, अर्निंग सोर्स मिला है। और जिसको अगर एजुकेशन लेनी है, जो प्लेस टू प्लेस नहीं जा सकते हैं, प्रॉब्लम है, वो लोग अपने घर बैठे बैठे भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोथ कैन बी डन। नाउ दिस वन, इंक्लूजन एंड इक्विटी। ठीक है, इक्विटी आप ऐसा समझिए कि इक्वलिटी से रिलेटेड है, और इंक्लूजन मतलब सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, फुल फॉर्म याद रखिएगा। एक सेकेंड, फोकस किस चीज में फोकस करना है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो सोशली डिसएडवांटेज है इकोनॉमिकली भी। ठीक है, जैसे कि आप लिखा हुआ है मैंने, इंक्लूडिंग गर्ल्स, एससीज, एसटी, माइनॉरिटीज एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने भी देखे हैं स्कूल में जो थोड़े भी डिसेबल होते हैं, उनको जो है क्लास में और बच्चे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करवा देते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए अगर वो मान लीजिए वो हैंडीकैप टाइप का है, अच्छे से चल नहीं सकता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है, स्टैमरिंग कर रहा है, मतलब कुछ भी डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, या क्लास माइनॉरिटी है, मतलब वो एससी है, एसटी है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन बच्चों को ना तो अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए और इन बच्चों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करवाना है। तो इन आपका जो इंक्लूसिव वाला ये बोलता है कि हमें ऐसा सेटअप बनाना है कि जो हमारे जनरल बच्चे हैं, जो हमारे फुली फिजिकली, मतलब कहते हैं ना फिजिकली एक्टिव बच्चे हैं, जो पूरी तरीके से एक्टिव बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ उनको साथ में हमें रख के पढ़ाना है। ये इंक्लूसिव कहती है। ठीक है, हमें ये भेदभाव नहीं करना है कि बच्चा डिसेबल है, ऑटिस्टिक है ज्यादा, या फिर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है, या एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज है, तो उनके लिए अलग करना है, नहीं, सबको एक साथ बैठाकर साथ में पढ़ाना है। तो दिस इज इंक्लूसिव, द सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, दिस वन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड जनरल जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ कि क्रिएशन मतलब कि इंक्लूड करना है इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि सारे बच्चे साथ में पढ़ें। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, तो दैट इज कम्स इन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज, कोई भी जेंडर बायसनेस ना हो। ठीक है, आप किसी भी जेंडर के हो, यू आर ट्रीटेड एज इक्वली। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फ्री बोर्डिंग स्कूल्स। ये देखिए आप, इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को फ्री की बोर्डिंग दी जाए, मतलब रहने की उनको सुविधा दी जाए पूरी। जो बच्चे अपने घर से आना जाना नहीं कर सकते हैं, बोर्डिंग में रहना चाहते हैं, लेकिन बोर्डिंग की आपको पता है फीस कितनी ज्यादा होती है, प्राइवेट्स में जनरली ज्यादा होती है और गवर्नमेंट में तो खैर अवेलेबल होती नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि फ्री बोर्डिंग स्कूल्स होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। भाई बच्चा फीस नहीं दे पाता है और उसकी वजह से उसकी एजुकेशन से वो कंप्लीट नहीं कर पाता है उस चीज को, वो उसकी फैसिलिटी नहीं ले पाता है, तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम करिए ना उन बच्चों के लिए, उनको फ्री फीस से एग्जेम्प्ट कर दीजिए या 50% कर दीजिए, दैट वुड बी डन।
नेक्स्ट इज रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाए जो जिससे रेमेडीज हो जाए, मतलब प्रॉब्लम आपके पास है, उसको सोल्यूशन होना चाहिए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिसकी आपकी रेमेडीज हो सके। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन जोन्स। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, जो जिसका मैंने ब्रैकेट लिखा है ना, इसके फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। स्पेशल एजुकेशन जोन्स इन अंडर प्रिविलेज रीजन। ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जहां पर फैसिलिटीज नहीं हो सकती, उनको कोई प्रिविलेज नहीं है, ना उनके पास इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज है, ना वाटर की है, ना घर की है, मतलब बहुत ही अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो, कोई उनको फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है, वहां पर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड उनके लिए कुछ फैसिलिटी स्पेशली प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है, चाहे वो आप ऑनलाइन ही क्यों ना हो, एनीथिंग यू कैन से। तो दिस इज व्हाट इंक्लूसिव एंड इक्विटी। यस, अभी आ जाओ। नेक्स्ट इज स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है झुंड, ठीक है। अभी लगा देंगे, आप जाओ बेटा, प्लीज प्लीज बेटा, 2 मिनट्स, आई जस्ट कम बैक। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर, यहाँ पर जो एक वर्ड क्लस्टर लिखा हुआ है, दैट इज वेट, आई हैव अ स्मॉल किड, थोड़ा सा वो करता है, कल से मैं क्लास अलग से लूंगी। सो दैट इज क्लस्टर 1। ओके, आई कैन सी माय पेन। ओके, जस्ट लीव इट। So nearby school, a small school to be grouped into complexes or clusters. Complexes अगर आप हटा दो तो क्लस्टर से आप समझ लो, क्लस्टर मतलब होता है झुंड, ठीक है। तो जितने भी स्कूल्स है छोटे, नियर बाय छोटे छोटे स्कूल्स खोल रखे हैं, आपने देखा होगा, स्मॉल स्कूल्स टू बी ग्रुप्ड इन कॉम्प्लेक्स, उसका एक झुंड बना दिया जाए, मतलब उसको मर्ज कर दिया जाए, सीधी सीधी बात है, स्कूल्स को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। Shares resources like teachers, labs, libraries, sports facilities. ये जो है ना, टीचर्स की फैसिलिटी, लैब्स की फैसिलिटी, लाइब्रेरीज की फैसिलिटी, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, ये सारी चीजें उनको दी जाए। Improves efficiency and provides holistic education in rural and remote areas. Okay, तो ये तो आपको पता ही है कि holistic education की बात हो रही है, और remote areas जो हमारे unprivileged areas होते हैं, जिनकी facilities नहीं है, वहाँ सारे areas में क्या किया जाए, फैसिलिटीज दी जाए। छोटे 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 जो स्कूल खोले हुए हैं, आपने देखे होंगे, गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, प्राइमरी को भी मर्ज कर दे रही है, सारे स्कूल्स को मर्ज करने में लगी है, ताकि वो इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो एक जगह पे आए, स्ट्रेंथ बढ़े, और टीचर की हमारे पास शॉर्टेज ना हो। Wait for a while, please give me two minutes. I will take less than 2 minutes. Okay, sorry for disturbance. चलो, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हमारा हो गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट थोड़ा सा और बचा है आपका, ज्यादा नहीं है, दिस मच, एंड आई नो 1 घंटा आप लोगों का हो गया है। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, एंड जहां तक हमने पढ़ा है उसके जरा एमसीक्यूज करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। लेट मी शो माय वीडियो, एंड इसको ऐसे करते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दिस वी हैव डन नाउ। ये अब आप आंसर कर दोगे इसका। What percentage of learners are targeted to receive vocational education by 2025, यानी कि इसी साल की बात हुई है, तो कितना परसेंट बताया गया है, जस्ट टेल मी। और जल्दी जल्दी बताने हैं आंसर्स।
कहाँ गए हैं? Yes, yes, very good, nice, good. Next, which mission is launched to achieve foundational literacy and numeracy by grade 3? देख ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है। ग्रेड 3 जो होती है कौन सी स्टेज होती है और कौन देखेगा, कौन करेगा? निष्ठा, निपुण भारत, समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान। प्लीज टेल मी, ये तो बहुत जल्दी जल्दी बता दीजिए आप मुझे। Which mission is launched to achieve foundational course के लिए numeracy by grade 3? क्या हुआ, नहीं याद आ रहा? आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। क्या हुआ? फाउंडेशनल कोर्स में आपने इसमें से कौन सा पढ़ लिया अभी आपने पीछे? वही तो ऑप्शन है, वही तो आंसर है आपका। या वेरी गुड, गुड। वैसे अभी तक किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, तो आई थिंक आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये आंसर क्वेश्चंस कभी भी आपके कभी भी आएंगे तो यू विल नेवर बी रॉन्ग इन दैट। वेरी गुड, नाइस, इट्स निपुण भारत। नेक्स्ट वन, NEFT, NETF, सॉरी, NETF। ये जो एडमिशन की बात कर रहा है, प्लीज आपको कांटेक्ट किया जाएगा, सो यू जस्ट सी। NETF एज प्रपोज बाय NEP 2020 स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड होता है? मैंने पहले ही कहा था ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नाउ यू टेल मी, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, जल्दी से। Second, where is this? क्या क्या है ऑप्शंस? नेशनल इवोल्यूशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन एंड टेस्टिंग फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग फोरम। देखो सब फोरम फोरम ऐसे बना के देते हैं कि यू गेट एजुकेशनल भी है, तो इसमें सही ऑप्शन एक ही ने बताया है अभी तक। लेट मी चेक, एक मिनट चेक करते हैं। गुड गुड गुड, डेफिनेटली मैम, सारे टॉपिक्स जितने भी हैं आपके पेडागोजी में ऐसे ही होंगे, क्योंकि समझ में भी ऐसे ही आएंगे और याद भी ऐसे ही होते हैं। तो मैं खुद यही अप्लाई करती हूँ, मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करती हूँ। तो यू विल गेट सेम नोट्स, सेम टाइप ऑफ PDF एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये तो खैर लिमिटेड, मैंने 20 MCQs अभी आज डेमो क्लास के लिए रखे हैं। यू विल गेट मेनी, इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी दैट आपके लिए एग्जाम अटेम्प्ट करना इज जस्ट कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दैट। गो फ्रॉम हियर। एक थोड़ा मेरा बेटा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहता है, तो कल से मैं क्लास जो भी लूंगी रेगुलर क्लासेस, तो वो मैं सेपरेट रूम में लूंगी। अच्छा चलिए, वो वाला आपका आंसर हो गया होगा, आई थिंक दैट इज वेरी इजी। सी ऑप्शन है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, C1। Many of you have given the correct answer. Nice. Next one, which body will regulate teacher education under NEP 2020? चलिए ये बताइए। सब लोग आपको देख रहे होंगे, टेंशन कर देंगे जो। Which body will regulate teacher education under NEP 2020? भाई टीचर एजुकेशन की बात हो रही है तो कौन देखता है? चाइल्ड एजुकेशन की बात होती है तो कौन देखता है? बहुत आराम से आप आंसर दे सकते हो, प्लीज टेल मी। यस, डेफिनेटली मैम, हमारा टारगेट ही यही है कि आपका जितना टाइम बचा है उसमें आपको मैक्सिमम चीजें आपको समझाई जाए शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्योंकि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते तो मेरा जो कंटेंट होता वो भी डिस्क्रिप्टिव होता। ऑप्शंस आपके होते हैं, उसमें MCQs होते हैं, ठीक है बेटा, बचाओ भी, जाओ। MCQs जब आपके होते हैं तो आपके ABCD बस ऑप्शन ही तो होते हैं, तो उस वैसे ही पढ़ाया जाएगा ताकि आपको वहां पर रिलेट करने में डिफिकल्टी लेवल आपका बिल्कुल नील रहे, डिफिकल्टी आपको बिल्कुल लगे ही नहीं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 3 more क्वेश्चन, D। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले में है, यू कैन कॉन्टेक्ट अगर आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि हम कल से अपनी क्लास रेगुलर कर रहे हैं, हमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, एक दिन वेस्ट नहीं करना है। मैंने आपका आज का भी दिन वेस्ट नहीं किया है, भले ये डेमो क्लास थी, मैंने एक टॉपिक आपका प्रिपेयर कराया है, तो ऐसे ही हम कोई भी डे वेस्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम आपका ये रहेगा कि जो भी आपका डे है, हर डे आपको एक हेल्दी कंटेंट मिलेगा, हेल्दी प्रैक्टिस होगी। सो दिस इज एनसीटी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, यस वेरी गुड, आप कल से प्लीज ये आप लोग नाम लिख के आइए ना, यहाँ पर तो अपने नाम ही नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, बाय विच ईयर विल अ 4 year बीएड बिकम द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर टीचर्स? अब बताइए, ईयर बताना है, कितने साल का टारगेट है ये? यस यस, करेक्ट, वेरी नाइस, 2030, हमेशा याद रखिए। अब देखिए इन्होंने कितना क्लोज है, 2025 वो तो चल रहा है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो क्योंकि 2025 का भी आपने कुछ पढ़ा है डेफिनेटली। 2028 एंड 2035, ठीक है, इसमें एक ऐसा कंटेंट भी है जिसमें आंसर 2035 भी है, तो आप लोग ये चीज फोकस रखिए, बी एट 2030 ऐसे याद कर लीजिए, 4 year इंटीग्रेटेड 2030, पूरा एक आंसर आप याद कर सकते हो, सो इट विल नॉट बी अ कंफ्यूजन फॉर यू। अच्छा, ये वाला बताइए, ये भी पढ़ाया है, व्हाट आर स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर डिजाइन फॉर? किस चीज के लिए हुए? कंडक्टिंग नेशनल एग्जाम्स, promoting competition, resource sharing and collaboration, merging schools permanently. Cluster का मैंने बताया था मीनिंग, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, गुड, डेफिनेटली यस, मर्जिंग स्कूल परमानेंटली, यानी कि जितने स्कूल हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट, what kind of learning will be integrated into mainstream academics according to NEP 2020? Now tell me, what kind of learning will be integrated mix होनी चाहिए into mainstream academics, जो हमारे subjects हैं, academics होते हैं वो हमारे, उसके अलावा क्या क्या होने चाहिए? Only theoretical, sports, arts and vocational, exam oriented coaching, extra homework. एलिमिनेट भी कर सकते हो, आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा। यस, डेफिनेटली करेक्ट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड वोकेशन, गुड, सॉरी। नेक्स्ट वन, ये आप एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है, इवन इफ मॉड्यूलर एग्जाम्स इन एनईपी 2020 विल हेल्प इन, खुद भी दे सकते हैं आप, प्रमोटिंग रोट लर्निंग, reducing flexibility, allowing exam parts over time, making exam tougher. So you can eliminate the tough one, you will get the answer also. और जबकि अभी मैंने पढ़ाया ही है, सॉरी, इसका जो आंसर का पैटर्न है वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे यू विल गेट द आंसर। मॉड्यूलर एग्जाम्स इन एनईपी 2020 विल हेल्प इन, किस चीज के लिए वो हेल्प करेगा? रोट लर्निंग होगी, रटने वाली लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस करनी है यानी कि रिजिड बनाना है उसको, एग्जाम्स इन पार्ट्स ओवर टाइम करना, मतलब अलाउइंग एग्जाम्स इन पार्ट्स, मेकिंग एग्जाम टफर, वेरी गुड, करेक्ट, this is allowing exams in part over time, C option, लेकिन कम आए हैं आंसर्स, ठीक है। थोड़ा सा टर्म्स आप ऐसे करिए जैसे आपको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन आपका मतलब पढ़ा दिया था लेकिन आपको इसमें वो टर्म नहीं दिखा, एलिमिनेट करिए, ए हटा दो, फिर डी हटा दो, फिर बचा बी एंड सी। फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस करना क्या सही है? नहीं है, रिजिड हो जाएगा फिर तो वो, है ना, हमें तो रिजिड कुछ चाहिए नहीं, हमें तो सब चीज फ्लेक्सिबल चाहिए, तो वो भी हट जाएगा, बचा सी ऑप्शन। तो ऐसे आप ऑप्शंस भी अपने, अगर आपको याद नहीं है तो भी आप आराम से एलिमिनेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं आंसर। ये आपका नहीं पढ़ा है मेरा, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, सो लेट go to the previous one.
आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर इन माई क्लास। और 1 घंटा देखिए, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, मैं पढ़ा ही रही हूँ, आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इट इज लिटिल बिट कुछ कंटेंट है आपका। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी और आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड वट एवर आई हैव मेड, दीज आर द बेस्ट हिट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर्स। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आने वाले 20 सालों तक आपका रिपीट होने वाला है, हर एग्जाम में आएगा, एंड सेम पैटर्न के आते हैं। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी तरीके का रहेगा। बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू रिकॉल। और जैसे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारा मेमोरी लेवल कम होता रहता है, ये एक फैक्ट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते कि हम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में जाए। हमें चाहिए कि भाई टू द पॉइंट चीज़ें समझाई जाए, और टू द पॉइंट हमारे नोट्स हो। आपको आपका हाथ भी पेन नहीं करने वाला है, आप इसको एज इट इज पढ़िए। अगर मान लीजिए इसमें कोई टर्म है जो आपको नहीं समझ में आई, तो आपके पास डाउट क्लियरिंग सेशंस हम रखवाएंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स पूरे क्लियर कर सकते हैं। फिर आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, व्हाट्सएप इज देयर, फोन कॉल्स आर देयर, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल। दिस इज व्हाट। और 7 डेज आपके रहेंगे, संडे और जनरली ऑफ ही रहता है, लेकिन इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वी विल गो फॉर द संडेज ऑल्सो, फॉर योर क्वेरीज, फॉर योर डाउट्स, एनीथिंग। हमारी तरफ से तो 101% सपोर्ट मिलेगा, मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। और आपको बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो बहुत। आपने मेरा कंटेंट अभी का देख लिया, तो आने वाली जितनी भी स्लाइड्स होंगी, आने वाला जितना भी कंटेंट है, ऐसे ही रहेगा। आज जैसे मैंने ऐसे कराया, अब जो नेक्स्ट डे होता है, उस दिन मैं आपके लिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेके आऊंगी जो और एग्जाम्स में आए हैं, फिर उसको हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो कंटेंट है वो एक बार में इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप बस एक रिवीजन कर लें, दैट इज इनफ। और कई बार आपको रिवीजन करने की शायद जरूरत भी ना पड़े। हम आपके लिए मॉक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, जितना एक टेक्नोलॉजी से हम आपको एजुकेशन और नॉलेज दे पाएंगे, वी विल डू द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम। तो दिस इज व्हाट एमर्स इंस्टीट्यूट डू। तो आपको अगर इंटरेस्ट है, आपको क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज ज्वाइन करिए, क्योंकि कल से मैं रेगुलर क्लासेस लूंगी। ये आज डेमो क्लास थी। ठीक है, और ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हाफ ऑफ द कंटेंट आई हैव कवर्ड हियर, तो अब आगे बढ़ेगा ये। और जो लोग लेट एडमिशन लेंगे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर सिलेबस बैक जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लोग सिस्टम से पढ़ रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि 1 घंटे में क्लास हो जाए। कभी कभी ये एक्सटेंड भी हो सकती है। देखिए, कंटेंट भी पूरा होना टाइमली जरूरी है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी होता है। मतलब 1 घंटा तो आपकी क्लास चलेगी चलेगी। ठीक है, अब जैसे ज्यादा भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कभी 1.5 घंटा भी क्लास हो सकती है। प्रैक्टिस अगर हमें ज्यादा करनी है, जनरली एमसीक्यूज जब ज्यादा होते हैं तो हमारा टाइम बहुत लगता है, एक्सप्लेनेशन में भी लगता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि 1 आवर रहेगी, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये एक रिजिडनेस नहीं है कि एक ही घंटा रहेगी, फ्लेक्सिबल है। 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकती है, बट 1 घंटे से कम नहीं। कि मैंने आधे घंटे में कहा कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया है एंड वाइंड अप, नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आप अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करिए, आपको कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क। अगर आपको फोन कॉल से है, फोन नंबर आपका डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, अपना जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। अपनी जो ये साइकोलॉजी पेडागोजी है, इसको जल्दी से जल्दी कवर करिए, और बेस्ट अपना एग्जाम देके आइए। ठीक है, तो 12 अक्टूबर में आपकी डेट है। 12 अक्टूबर से हम बहुत पहले सिलेबस करेंगे, और प्रैक्टिस तो हम बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई जस्ट वाइंड अप। मैम, अदिति मैम, इज देयर एनीथिंग एल्स टू शेयर? नहीं मैम, बस 1 मिनट क्वेश्चंस का और इंतजार कर लीजिए। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेरी तो पूछ लीजिए, वरना हम क्लास खत्म कर रहे हैं। एंड फॉर एडमिशंस यू कैन कांटेक्ट अस, मैंने नंबर चैट में प्रोवाइड कर दिया है।
ठीक है, फाइन। तो आपको कुछ भी पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, मैं 5-10 मिनट्स आपको अटेंड कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। अनम्यूट करिए एंड यू कैन आस्क मी। डोंट गेट हेजिटेंट, मुझसे प्लीज आप अपने टीचर से बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए, जैसा आपको लग रहा है आप वैसा पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल वाइंड अप। अगर आपको नहीं कुछ पूछना है तो यू कैन लीव द क्लास, मैं वाइंड अप भी कर दूंगी अभी। ओके मैम, लुक्स लाइक किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो वाइंड अप ही कर देते हैं। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, सी यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन।